नमस्कार दोस्तों, टीचिंग पे सबम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। यदि आप इस श्रृंखला को पूरा देखते हैं तो हिंदी पेडागोजी में 15 में से 15 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भाषा संसर्ग विधि को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भाषा संसर्ग विधि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी प्रयोग विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि और ऑप्शन डी समवाय विधि। अब भाषा संसर्ग का मतलब क्या है? जो घनिष्ठता या लगाव या मेल मिलाप। तो ना तो निगमन विधि है, ना ही प्रयोग विधि है, ना ही व्याख्यान विधि। निगमन विधि का मतलब है यानी कि नियम से उदाहरण की ओर। प्रयोग यानी कि प्रैक्टिकल कराया जाए, बच्चों से प्रयोग कराकर दिखाया जाए, करके सीखना। व्याख्यान विधि ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समवाय विधि, समवाय विधि। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें कि छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास से परिचय करवाना है, ये किस प्रकार का उद्देश्य है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी कौशलात्मक, ऑप्शन सी सृजनात्मक, ऑप्शन डी अभिवृत्त्यात्मक। तो बताएं, जब बच्चों को हिंदी साहित्य के इतिहास से परिचय करवाना है तो ये किस प्रकार का उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य जो है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ज्ञानात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट अगला। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विद्यालय से संबंधित शैक्षिक सूचनाओं को विद्यार्थियों तक प्रेषित किया जाता है। तो विद्यालय से संबंधित शैक्षिक सूचनाओं को विद्यार्थियों तक प्रेषित किया जाता है। ऑप्शन ए फिलेनल बोर्ड से, ऑप्शन बी बुलेटिन बोर्ड से, ऑप्शन सी श्यामपट से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक सूचनाओं को विद्यार्थियों तक प्रेषित कैसे किया जाता है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बुलेटिन बोर्ड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बुलेटिन बोर्ड द्वारा प्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? तो बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? ऑप्शन ए बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन बी लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी सारांश प्रस्तुत करना। तो अभिव्यक्ति के आकलन के लिए, तो आकलन के लिए बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा आकलन होता है, सबसे ज्यादा वो होता है निबंधात्मक प्रश्नों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में और सारांश उत्तरीय प्रश्नों में। लेकिन सारांश जो प्रस्तुत करते हैं उसमें, लेकिन सबसे जो कम आकलन होगा वो होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है? कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए विचारों की क्रमबद्ध शक्ति बढ़ाना तथा बोलने की आदत डालना, ऑप्शन बी बालकों के संवेगों का समुचित विकास करना, ऑप्शन सी सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करना, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। तो बताएं कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो कहानी शिक्षण का जो उद्देश्य है विचारों की क्रमबद्धता शक्ति बढ़ाना तथा बोलने की आदत डालना, बिल्कुल ये उद्देश्य है। बालकों के संवेगों का समुचित विकास करना, ये भी उद्देश्य है। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, ये भी उद्देश्य है। लेकिन सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करना, ये कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इकाई योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इकाई योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इस ऑप्शन ए एच सी मॉरिसन, ऑप्शन बी बी एस ब्लूम, ऑप्शन सी किलपैट्रिक, ऑप्शन डी ग्राम्स बेल। तो इकाई योजना को जो प्रतिपादन किया था वो किया था एच सी मॉरिसन ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, कविता शिक्षण की विधि है, तो कविता शिक्षण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए लेखन प्रणाली, ऑप्शन बी अर्थबोध प्रणाली और ऑप्शन सी कौशल प्रणाली, ऑप्शन डी अक्षरबोध प्रणाली। तो बताएं कविता शिक्षण की कौन सी विधि है? तो कविता शिक्षण की अगर हम बात करें कि कविता शिक्षण की कौन सी विधि है, वो है कौशल प्रणाली। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, कौशल प्रणाली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है। तो अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य क्या होता है? अपनी बातों को अभिव्यक्त करना। तो बातों को अभिव्यक्त करना। ऑप्शन ए स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। ऑप्शन बी साहित्य का रसास्वादन करना। ऑप्शन सी धैर्यपूर्वक सुनना। ऑप्शन डी भाषा और साहित्य में रुचि लेना। तो अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सहानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना ये अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा की प्रकृति के बारे में ऑप्शन ए भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है। तो भाषा जो है वो कठोरता से व्याकरण नियमों का क्या करती है? अनुसरण करती है। तो अब कठोरता की बात करें तो ऐसा तो कुछ नहीं है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, ये हो सकता है। भाषा का एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये हो सकता है। ऑप्शन डी भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर एकड़ मजबूत हो जाएगी। तो बताएं कि कौन सा कथन उचित नहीं है? तो इस कथन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा कठोरता से नियमों व्यायामों का अनुसरण करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि उचित नहीं है। अब जो नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। अब ये तो करेक्ट है, भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल करेक्ट है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग करेंगे भाषा इतनी मजबूत हो जाएगी, तो ये भी करेक्ट है। तो यही आंसर नहीं होगा, तो यही क्या है? उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो बताएं भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन ए वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ऑप्शन बी त्रुटियों का प्रकार गिनाकर। ऑप्शन सी वर्तनी के बारे में कुछ बातें सिखाकर। ऑप्शन डी त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन है, जब एक अध्यापक कक्षा में स्वयं छात्रों के समक्ष वाचन करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आदर्श वाचन। ऑप्शन ए व्यक्तिगत वाचन। ऑप्शन सी संवेद वाचन। ऑप्शन डी अनुकरण वाचन। तो जब एक अध्यापक छात्रों के सामने कक्षा में क्या करता है? उनके समक्ष वाचन करता है तो उसे कहते हैं आदर्श वाचन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, आदर्श वाचन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो प्राथमिक शिक्षण पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए शुद्ध व सही भाषा बोलने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन बी मौन वाचन करते हुए भाषा को समझने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन सी लिखित भाषा को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है? शुद्ध व सही भाषा बोलने की क्षमता का विकास करना, ये उसका उद्देश्य है। मौन वाचन करते हुए भाषा की समझने की योग्यता का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। लिखित भाषा को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसका मतलब ये हुआ कि उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अधिगम के गौण नियमों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो थॉर्नडाइक के गौण नियमों की संख्या कितनी है? तो बताएं। तो थॉर्नडाइक के जो गौण नियम है वो कितने? 5 हैं। और मुख्य नियम की बात करें तो वो कितने हैं? 3 हैं। तो गौण नियम कितने? 5 और मुख्य नियम कितने? 3। यानी कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये तो हो जाएंगे कौन से? मुख्य नियम। और अगर गौण नियमों की बात करें तो ये हो जाएंगे 5। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से क्या अर्जित करता है? ऑप्शन ए भाषा। ऑप्शन बी शब्द। ऑप्शन सी व्याकरण। ऑप्शन डी वाक्य। तो क्या अर्जित करता है बच्चा? अगर हम बच्चा की बात करें, अर्जित करने की बात करें तो वो भाषा अर्जित करता है समाज और वातावरण से। जब भाषा सीख जाएगा तो शब्द व्याकरण वाक्य ये तो बाद में आएंगे। तो पहले क्या सीखता है? स्वाभाविक रूप से भाषा को सीखता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
निम्न में से भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। तो भाषा उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए देवीय उत्पत्ति सिद्धांत, ऑप्शन बी विकासात्मक सिद्धांत और ऑप्शन सी अनौपचारिक सिद्धांत, ऑप्शन डी अनुकरण सिद्धांत। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। और जब भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें तो ये क्या है? देवीय उत्पत्ति सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। विकासात्मक सिद्धांत है, अनौपचारिक सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है, लेकिन देवीय उत्पत्ति सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय कराना, ऑप्शन बी निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, ऑप्शन सी सरसरी तौर पर मंद गति से पढ़ना, ऑप्शन डी अनेक प्रकार की साहित्यिक विधाओं का गहन गहन ज्ञान प्राप्त करना। तो बताएं उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो सर्वोपरि उद्देश्य की अगर हम बात करें, जिसका सर्वोपरि उद्देश्य है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखें, कविता शिक्षण के संबंध में उचित कथन नहीं है। तो कविता शिक्षण के संबंध में उचित कथन नहीं है। ऑप्शन ए इसमें भाषा के तत्वों पर अधिक बल नहीं दिया जाता है, ऑप्शन बी इसमें भाव और सौंदर्य अनुभूति पर विशेष बल दिया जाता है, ऑप्शन सी इसमें मौन वाचन को स्थान दिया गया है, और ऑप्शन डी इसमें भाव विश्लेषण करवाया जाता है। तो बताएं कविता शिक्षण के संबंध में उचित कथन कौन सा नहीं है? तो कविता शिक्षण के संदर्भ में उचित कथन की बात करें, इसमें भाषा के तत्वों पर अधिक बल नहीं दिया जाता। अरे बल दिया जाता है भैया, इसमें भाव और सौंदर्य अनुभूति पर विशेष बल दिया जाता है। भाव और सौंदर्य अनुभूति यानी कि भाव भी आते हैं, सौंदर्यता भी आती है, और इसमें मौन वाचन को स्थान दिया जाता है, ये भी सही है, विशेषण भी किया जाता है, लेकिन विशेष बल की कोई बात नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, किस तरह के लेखन को आकलन शामिल करना चाहता है? तो किस तरह के लेखन को यानी किस तरह के लेखन को आकलन में शामिल करना उचित है? किस तरह के लेखन को आकलन में शामिल करना उचित है? ऑप्शन ए सूचना संदेश, ऑप्शन बी डायरी, और ऑप्शन सी विज्ञापन, ऑप्शन डी ये सभी। तो अगर हम आकलन की बात करें तो सूचना संदेश भी है, डायरी भी है, विज्ञापन भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये सभी क्या है? लेखन को आकलन में शामिल करने का उचित तरीका है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, रेडियो अधिगम सामग्री है। तो रेडियो अधिगम सामग्री की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए दृश्य अधिगम सामग्री, ऑप्शन बी श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री, ऑप्शन सी श्रव्य अधिगम सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताएं रेडियो अधिगम सामग्री क्या है? अब रेडियो की अगर हम बात करें तो ये कैसी है? तो रेडियो केवल हम सुन सकते हैं, तो ये श्रव्य अधिगम सामग्री है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है, ऑप्शन बी प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, ऑप्शन सी प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी प्रथम भाषा बच्चे के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, जरा ध्यान दें, प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा नहीं भैया, जो मातृभाषा होती है उसमें प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, नहीं भैया, ये तो पास पड़ोस और परिवार से सीखी जाती है। प्रथम भाषा बच्चे के सचेत तो बच्चा रहेगा नहीं, क्योंकि बच्चा अपने आप सीख जाता है, ये अर्जित की जाती है, ये भी नहीं होगा। प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा इसमें स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? तो निम्न में से कौन सा पद जो है
वो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रक्रिया लेखन, ऑप्शन बी बच्चे कोरी सिलेट हैं, ऑप्शन सी निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन डी आत्मसातीकरण और समायोजन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, जरा ध्यान दें, आत्मसातीकरण और समायोजन ये तो किससे संबंधित है, ये जीन पियाजे से संबंधित है। तो अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। तो भाषा में सबसे छोटी इकाई ध्वनि की कौन सी है। ऑप्शन ए वाक्य विन्यास, ऑप्शन बी अर्थ तत्व और ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन सी मॉर्फीम, ऑप्शन डी स्वनेम। तो भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वो हो जाएगी कौन सी, स्वनेम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, स्वनेम। यदि पूछ ले भाषा में अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो हो जाएगी रूपिम। कौन सी हो जाएगी, रूपिम। जब अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो रूपिम, और भाषा की ध्वनि के आधार पर पूछे तो वो हो जाएगी स्वनिम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, रोहित 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनियां बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन व स्वर दोनों हैं, वह निम्नलिखित में से किस में संप्रेषण कर रहा है। ऑप्शन ए किलकारी मारना, कुइंग करना, ऑप्शन बी स्वनेम, ऑप्शन सी भाषा विद्वाचन, ऑप्शन डी बबलाना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ये जो है वो दोनों भाषाओं में बोलता है, तो इसे कहते हैं बबलाना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, ये विचार है कि ये विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, ये भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है और ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सापरिबोर परिकल्पना, ऑप्शन बी भाषिक संबद्धता, ऑप्शन सी भाषा समाजीकरण, ऑप्शन डी भाषा अर्जन। जब हम अपने परिवार के बारे में, आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, तो ये जो कहलाती है प्रक्रिया, ये कहलाती है सापेर-बोर्फ परिकल्पना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, सापेर-बोर्फ परिकल्पना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं, ये कहलाती है, यानी कि वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें छात्र अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करता है और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं, यानी कि भाषाओं से जुड़ जाते हैं। ऑप्शन ए बुनियादी शिक्षा, ऑप्शन बी मानवतावादी शिक्षा, ऑप्शन सी बहुभाषी शिक्षा, ऑप्शन डी द्विभाषी शिक्षा। तो बताएं अगर हम बात करें, जब वो मातृभाषा जानता है और मातृभाषा के साथ ही साथ जो विद्यालय की भाषा होती है उसको भी सीख जाता है, तो उसे कहते हैं बहुभाषिक शिक्षा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर की ये राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में ऑप्शन ए वयस्कों की अनदेखी करते हैं, ऑप्शन बी बुरा व्यवहार करते हैं, ऑप्शन सी वयस्कों की नकल करते हैं, ऑप्शन डी बुरी तरह असफल हो जाते हैं। तो स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वयस्कों की नकल करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और स्किनर ने पुनर्बलन को भी महत्व दिया था, किसको, पुनर्बलन को। और स्किनर साहब कहते हैं कि भैया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर साहब ने दिया था, और ये भी किस पर, नकल पर आधारित हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे खालिस्तान के माध्यम से भाषा सीखते हैं। ऑप्शन ए लेखन एवं वाचन, ऑप्शन बी आत्मसातीकरण तथा समायोजन, ऑप्शन सी प्रयास एवं त्रुटि, ऑप्शन डी आकार। तो प्रयास एवं त्रुटि की बात करें तो ये हो जाएंगे थॉर्नडाइक महोदय। कौन हो जाएंगे, थॉर्नडाइक महोदय हो जाएंगे। प्रयास त्रुटि की बात की जाए, अगर हम यहाँ पर पूछे जाए पियाजे साहब, और पियाजे साहब की बात करें तो हो जाएगा आत्मसातीकरण तथा समायोजन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर
अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वे क्या कहलाते हैं। भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए उद्दीपन, ऑप्शन बी आत्मसातीकरण, ऑप्शन सी संरचना, ऑप्शन डी समूह अधिगम। तो बताएं, अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाते हैं नमूने, ये कहलाते हैं संरचना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी कि संरचना प्राप्त करना। अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को संरचना के तरीके के नमूने होते हैं वो सीखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बुनियादी, ऑप्शन बी बहुभाषिकता, ऑप्शन सी द्विभाषिक, ऑप्शन डी सटीकता। तो बताएं, अगर हम बात करें कि व्यक्ति क्या करता है द्वितीय भाषा, जब द्वितीय भाषा की बात करें तो हो जाएगा द्विभाषिक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान ऑप्शन ए केवल एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी 3 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो द्विभाषिक शिक्षा की बात आए तो 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं। तो स्किनर के अनुसार कब बच्चे भाषा अर्जित करते हैं। ऑप्शन ए कौशलों का अभिनय करके, यानी कि कौशलों का अभिनय करके मॉडलिंग के आधार पर, ऑप्शन बी नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, आकार के अनुसार, ऑप्शन सी पठन एवं लेखन के माध्यम से, ऑप्शन डी बोलने के समृद्ध परिवेश के माध्यम से। तो स्किनर की अगर जब बात करें तो स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर और आकार के अनुसार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है। ऑप्शन ए पशु भावना संप्रेषित कर सकते हैं, ऑप्शन बी मानव भावना संप्रेषित कर सकते हैं, ऑप्शन सी पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं, ऑप्शन डी मनुष्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है। अगर क्वेश्चन नंबर की बात करें तो दोनों में जो अंतर होगा, पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। अब पशु जो होते हैं वो पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी 2 में बांटना, ऑप्शन सी आत्मसातीकरण, ऑप्शन डी निकटस्थ विकास। तो बताएं, पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए, यानी कि पहले से जो विचार है उसमें किसी विचार को और जानकारी को शामिल करना है, तो किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और जो परिवेश उसका बदल जाएगा तो ये कहलाती है समायोजन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रथम भाषा में निर्देश दिए जाते हैं, ऑप्शन बी द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, ऑप्शन सी संकेत भाषा सिखाई जाती है, ऑप्शन डी सार्वभौमिक व्याकरण सिखाई जाती है। तो घर की भाषा के साथ साथ और कौन सी भाषा सिखाई जाती है। तो द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, छात्रों से उनकी रुचियां एवं अभिवृत्तियां आदि के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त प्रविधि मानी गई है। तो छात्रों से उनकी रुचियां एवं अभिवृत्तियां
आदि के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त प्रविधि कौन सी मानी गई है? ऑप्शन ए समाज मिति, ऑप्शन बी पड़ताल सूची, ऑप्शन सी क्रम निर्धारण माप या रेटिंग स्केल, ऑप्शन डी प्रश्नावली। तो बताएं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो वो अतिरिक्त सूचनाओं की बात करें वो होती है प्रश्नावली। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचियां आवृत्तियों के बारे में सूचना प्राप्त करना वो है प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब एक भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाती हैं, जब एक भाषा के अंतर्गत अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए प्रादेशिक भाषा, ऑप्शन बी बोली, ऑप्शन सी उपभाषा यानी कि उपभाषा, और ऑप्शन डी मातृभाषा। तो बताएं इसके क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी या छात्र किसी क्षेत्र विशेष में अपनी उपलब्धियों, निष्पत्तियों तथा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के हिसाब से कैसा है ये पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए रेटिंग स्केल से, ऑप्शन बी मूल्यांकन से, ऑप्शन सी निरीक्षण से, ऑप्शन डी मापन से। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की बात करें, कोई विद्यार्थी किसी क्षेत्र में विशेष में अपनी उपलब्धियों, निष्पत्तियों और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के हिसाब से कैसा है ये पता लगाता है तो उसे कहते हैं रेटिंग स्केल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है रेटिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अगले क्वेश्चन की बात करें, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो कहानी कथन के उपलक्ष्य में कौन सा उद्देश्य यानी कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? ऑप्शन ए शब्द भंडार का विकास करना, ये तो शामिल है। कल्पनाशील का विकास करना, ये भी शामिल है बी। ऑप्शन सी सृजनात्मकता विकास करना, ये भी शामिल है। लेकिन भाषा के लिखित रूप से परिचय कराना, यह जो है कहानी कथन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। तो लेखन कौशल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अक्षरों की सुंदर बनावट, हाँ हो सकता है। ऑप्शन बी विचारों की मौलिकता, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन सी शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, ऑप्शन डी अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विचारों की मौलिकता, विचारों की मौलिकता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, ये कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? ऑप्शन ए इसमें भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, ऑप्शन बी इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित संबोधित किया जा सकता है, ऑप्शन सी इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, ऑप्शन डी इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकेगा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात करें, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला 7वां क्वेश्चन, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे, ऑप्शन बी रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे, और ऑप्शन डी रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताएं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है, सीमा की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्रणाली के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं, सीमा ऐसा क्यों करती है? तो सीमा की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्रणाली के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं,
सीमा ऐसा क्यों करती है? ऑप्शन ए, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। ऑप्शन बी, बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन डी, शिक्षण को अधिक रोचक व व्यस्ततापूर्ण बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताएं। तो ऐसा वो इसलिए करती है, संकल्पना की बात करें तो हो जाएगा बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि का व्यापक रूप से प्रयोग करना कौन सी विधि है? तो निगमन विधि का व्यापक रूप से प्रयोग करना कौन सी विधि कहलाती है? ऑप्शन ए, समवाय विधि। ऑप्शन बी, आगमन विधि। ऑप्शन सी, भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन डी, सूत्र विधि। तो कौन सी विधि कहलाती है? तो निगमन विधि को कहते हैं सूत्र विधि। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी कि नियम बताना। नियम बताने का मतलब सूत्र विधि, नियम से उदाहरण की ओर, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला, मुदिता अक्सर सा को यानी कि इस सा को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? कहने का मतलब यह है कि कोई एक लड़की है मुदिता, यानी कि सलजम वाले सा को सपेरा वाला सहा कहती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए, भाषागत त्रुटि का होना। क्या उस बच्ची के अंदर भाषागत त्रुटि है? ऑप्शन बी, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। ऑप्शन सी, भाषागत ज्ञान का अभाव है। ऑप्शन डी, भाषा प्रयोग में लापरवाही है। ना तो उसको त्रुटि है और ना ही उसकी लापरवाही है और ना ही भाषागत ज्ञान का अभाव है, बल्कि ये उसका ये क्या है? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला अगला है, वह दुकान से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह दुकान से बाहर गया, ऑप्शन ए कर्म कारक। ऑप्शन बी अपादान कारक। ऑप्शन सी करण कारक। ऑप्शन सी संबंध कारक। तो वह दुकान से बाहर गया, इसका मतलब अलग होना, और अलग होने की बात करें तो वहां पे हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें काकी के होता तो हो जाता संबंध, जब वो अलग हुआ है, दुकान से बाहर गया है, अलग हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट